जंगल में मंगल। सुबह का वक्त होता है। एक घनघोर जंगल के बीच एक छोटी सी क्लियरिंग होती है। ऋषि और मीरा एक बड़े से पेड़ के नीचे खड़े होते हैं और वो जंगल में एकदम खो चुके होते हैं। यार मीरा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम इस तरह जंगल के अंदर फंस जाएंगे। हमने प्लान तो बहुत ढांसू बनाया था, पर अब सीधे मैप पे से ना विश्वास उठ गया है मेरा। अरे यार, वही तो गूगल मैप के भरोसे जंगल में आना शायद हमारी सबसे बड़ी गलती थी। किसको पता था फोन को चार्जिंग की जरूरत होती है और एक पावर बैंक से हमारा काम नहीं होने वाला। देख, हमने रात बहुत मुश्किल से गुजारी है और सुबह होते ही गर्मी ने हमारे फिर से पसीने शुरू कर दिए हैं। देख देख देख, तू चिंता मत कर, मैं कुछ जुगाड़ निकाल लेता हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कुछ एक टाइगर की आवाज निकाली थी, क्या पता उसे सुन के कुछ भेड़ बकरियां मेरे पास आ जाए। अबे बेवकूफ, टाइगर की आवाज सुन के भेड़ बकरियां क्यों पास आएंगी, और शेर आएंगे ना। ओ तेरी यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चल कोई नहीं, मैंने थोड़ा दूर निकाला था तो क्या पता शेर नहीं आएगा। और अब तो हमारे पास कुछ खाने का सामान भी नहीं है। मुझे तो लगता है 2-3 घंटे बाद सब खत्म है। सुन मीरा, तू चिंता मत कर। मैंने सुना है यहाँ पर कुछ लोकल जादू टोना वाले लोग रहते हैं जिनके पास जंगल के राज होते हैं। कौन से प्लांट्स, कौन सी मेडिसिन, क्या खा के, सब नॉलेज। अगर हम उन्हें ढूंढ लेना तो हम बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। हाँ, पर उनकी मदद लेना आसान थोड़ी ना होगा। मैंने डॉक्यूमेंट्रीज और मूवीज में देखा है, वो लोग बाहर के लोगों पे हमला कर देते हैं, तलवार चाकू मार देते हैं उनको। यार तू बेवकूफों वाली बातें कर रही है फिर से। देख, 3 घंटे में वैसे ही अपन लोग मर जाएंगे, तो उससे बेटर क्या पता वो हमारी मदद कर दे। हम थोड़ा दिमाग लगा लेंगे। अगर तू और मैं मिलकर थोड़ा दिमाग लगाए ना तो उनका पूरा फायदा उठा सकते हैं। देख, हम उनको कुछ प्रॉमिस कर देंगे, बोलेंगे हमको पैसे दे देंगे, गहने दे देंगे, बाद में प्लान बना लेंगे, पहले कुछ मिले तो। यार ये रिस्की साउंड कर रहा है, पर सर्वाइवल के लिए ऋषि हमें ये सब करना पड़ेगा ना। और ध्यान रखना, हम लोकल लोगों का गलत फायदा ना उठाएं, वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दें। यार तू तो ऐसे ही है, मतलब कैसे एक्सप्लॉइट ना करें। यहाँ सब चलता है, यहाँ पे जंगल का रूल है, ठीक है। यहाँ पे जंगल का पहला उसूल है कि अपने सर्वाइवल के लिए कुछ भी चलता है। अपने आप को बचाना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ की, और बाकी सब बाद में देखा जाएगा। यार अभी चल, पहले हम नदी ढूंढते हैं, शायद नदी के रास्ते हमें कोई जादू टोना वाला मिल जाए यहाँ पे। यार तू अकेले जा, मैं नहीं जा रही तेरे साथ, मेरी वैसी फटी पड़ी है, मैं यहीं पे रुकी हूँ। तू थोड़ा संभाल के जाइयो और देख लियो, अगर कुछ मिल जाए तो मेरे को बता दियो। अरे बेबी तू फिक्र मत कर, अगर मैं किसी जादू टोने वाले से मिला तो उसके राज हर हाल में हासिल करके रहूंगा। तेरे को पटा लिया, जादू टोने वाला कौन सी बड़ी बात होगी। और सबसे बड़ी बात, ऐसे जंगल के बीच मरने नहीं वाला मैं। ये बोल के ऋषि वहां से निकल जाता है। चलते चलते दोपहर हो जाती है और नदी का किनारा पास में नहीं होता, पर तभी जंगल के बीचों बीच उसे एक जादू टोना वाला दिखता है। नमस्ते जी, मैं थोड़े दूर से आया हूँ, गलती से लॉस्ट हो गया हूँ जी। आप लोकल को जानते हैं, कोई जादू टोने वाले के बारे में? नमस्ते, मैं महावीर हूँ। तुम्हें शायद मदद चाहिए। अजी बिल्कुल जी। देखिए, मैं और मेरी एक दोस्त है मेरी, हम लोग ना जंगल में ना घूमने आए थे। हमें रास्ता मिला था, पर हम ना खो गए। हमने गूगल मैप की यूज कर लिया और हमारा सारा खाना खत्म हो गया है। आपके पास कोई तरीका है कि जिससे हम जिंदा बच पाए? ये जंगल बहुत पुराना है। इसके पत्ते, फूल, झाड़ सबके अंदर दवाइयाँ और राज छुपे हैं, लेकिन इनको समझने के लिए श्रद्धा और सब्र चाहिए। तुम्हें जंगली दवाई चाहिए या रास्ता? अजी दोनों महावीर जी, रास्ता भी चाहिए और जंगल के फायदे का पूरा ज्ञान भी। हम तो आखिरकार ये नॉलेज यूज कर सकते हैं ना। कोई फैक्ट्री वैक्ट्री बना दें, इससे आपको भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा। तुम पहले अपनी सोच बताओ। जंगल के लिए तुम्हारे दिल में इज्जत है या फिर सिर्फ अपनी ही सोच रहे हो? अजी अजी, आप मुझ पे शक कर रहे हो? मैं तो बस बचाव का तरीका ढूंढ रहा हूँ, आप मदद कर दो, मैं आपको फायदा दे दूंगा। दोनों पैसे आधे आधे कर लेंगे और आपको जो चाहिए मैं दे दूंगा। सोना, पैसा, गिफ्ट, घर, जो मांगो दूंगा, गाड़ी बंगला, आप मांगो तो सही। पैसे से जंगल नहीं बढ़ता। जंगल को सिर्फ ध्यान, रिस्पेक्ट और समय से समझ आता है। अगर तुम रेडी हो सीखने के लिए तो मैं बता सकता हूँ, पर एक कंडीशन है, दिल साफ रखो। अजी ठीक है यार, फालतू बातें मत करो मेरे साथ। आपने पहले मेरे को कुछ बताओ कि दवाई ववाई कहाँ से, कोई ढंग के प्लान बताओ यार, बाकी मैं देख लूंगा। अच्छा ये लो, ये पत्ते खाओ और अपने दोस्त को भी देना। छी यार, ये तो कितना गंदा सा कड़वा सा है। क्या खिला दिया मेरे को? ये बकवास खाने आओ मैं यहाँ पे? कड़वी चीज कभी कभी सबसे फायदेमंद होती है। तुम आगे चलने के लिए तैयार हो? हाँ यार बिल्कुल, वैसे मदद कर दो यार, वरना मैं तो थक गया हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा ये। चलो मेरे साथ, पर ध्यान रखो, अगर तुमने जंगल की छोटी छोटी चीजों की बेइज्जती करी तो तुम्हें जंगल माफ नहीं करेगा। ये खाना मैं अपने दोस्त को दे के आता हूँ, फिर पक्का हम ना जंगल की और बहुत सारी बातें करेंगे और आप मेरे को जंगल के सारे राज बता देना। ये बोल के ऋषि वहां से निकल जाता है और अपना रास्ता वापस ढूंढता है। रास्ते पे चलते चलते मीरा के पास पहुंचता है। ऋषि यार, तू कहाँ चला गया था? मैं कितनी देर से तुझे ढूंढ रही थी। ये सब क्या है तेरे हाथ में? अरे मीरा, तुझे पता है, मुझे एक लोकल जादू टोने वाला मिला, उसका नाम महावीर है। उसके पास बहुत सारा ज्ञान है, मेडिकल प्लांट, जंगल के सीक्रेट, कहाँ कहाँ क्या क्या छुपा है। और मैं ना उसे थोड़ा पटाने में कामयाब हो गया। पटाने में मतलब तूने उसको इम्प्रेस किया? चल बता कैसे। अरे तू तो जानती है मैं कितना स्मार्ट हूँ। मैंने उसे बोला कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, उससे सीखना चाहता हूँ। पर सच तो ये है कि मैं बस उसे ना मक्खन लगा रहा हूँ, ताकि चुपचाप से मैं उसके सारे जंगल के सीक्रेट निकाल पाऊँ। क्या पता फ्यूचर में हमने सब नॉलेज की एक बड़ी सी कंपनी बना पाए। तो तू ये कह रहा है कि वो हमारी मदद कर रहा है,
और तू यहाँ पे उसके गलत फायदा उठाने की बातें कर रहा है। मीरा यार, हम यहाँ मरने वाले हैं और तुझे इस जंगल की पड़ी है। अगर उनके सीक्रेट हमें मिल गए तो हमें तो फायदा ही होगा ना, और वैसे भी थोड़े पैसे उसके पास आ भी गए तो उनका क्या नुकसान होगा। देख ऋषि, नुकसान होगा, ये उनका पारंपरिक ज्ञान है, उनकी सदियों पुरानी नॉलेज यही है। अगर तू उसको बस पैसों से तोलेगा तो वो एक्सप्लॉइटेशन हुआ ना। यार मीरा, इमोशनल मत हो, हमें अपनी जान बचानी है। अगर मैं उसको थोड़ा कन्विंस कर लूँ तो सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। हम तो जल्दी से जंगल से निकल लेंगे, तो हमारे लिए ये बात अच्छी है कि नहीं। यार मैं जा रही हूँ यहाँ से, ठीक है। मैं ऐसे यहाँ पे इस रैंडम जंगल में मरने नहीं आई हूँ। जंगल सब देख रहा है और हमें इससे प्यार और इज्जत से बात करनी चाहिए, वरना हम गंदे वाले फंस जाएंगे। बस यार मीरा, तू कितनी डरपोक है। मुझे ना मेरे तरीके से काम करने दे। मैं महावीर को और इम्प्रेस करके आऊंगा, कुछ गिफ्ट वगैरह के वादा करके आया हूँ मैं उसे, और फिर मस्त मैं उसे पटाके ना निकल लूंगा। देख ऋषि, तुझे जो करना है कर, मैं तेरे साथ न्यूज आइडिया में, तू अपना देख ले। मैं यहाँ से निकल रही हूँ, मुझे तेरे साथ नहीं मरना। यार कैसी सी है तू, मैं कैसे गलत हो गया सब में, मैं सब हैंडल कर लूंगा। तू जाके आराम कर, कल महावीर से मिलके मैं सब ठीक करता हूँ। मीरा चुप हो जाती है और वहां से वापस चली आती है। अगली सुबह वो फिर से उस जादू टोने वाले के पास जाता है जंगल के अंदर, ताकि वो उसका गलत फायदा उठा पाए। नमस्ते महावीर जी, मैं फिर आपकी शरण में आ गया हूँ। आपने जो कल रास्ता दिखाया था उससे हमें थोड़ा सेफ जोन तो पहुंच गया, और मेरी जो गर्लफ्रेंड दोस्त थी वो भी सही सलामत पहुंच गई। आपने तो हमारा खूब फायदा कर दिया। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने जो पौधा मुझे खिलाया था उसकी थोड़ी डिटेल वगैरह दे दो, ताकि मेरा भला हो पाए। क्यों, तुम्हें क्यों चाहिए ये सब? अरे जंगल में तो मेरा आना बनता ही रहेगा। मैं सोचता हूँ अगर मैं कभी वापस यहाँ पे आ गया और मुझे पता ना हो कौन सा फूल खाना है, तो मैं आपको कहाँ ढूंढता फिरूंगा। इससे अच्छा आप मुझे बता दो, मैं लिख लेता हूँ ये सब कुछ और मुझे फायदा भी होगा। जंगल सिर्फ सर्वाइवल का जरिया नहीं है, एक जीवन का टीचर भी है। पर मुझे तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और लालच दिख रहा है। अरे वो तो मेरी आंख में ना थोड़ा कीचड़ चला गया था। आप सेफ हो मेरे हाथों में। मैं तो यहाँ बस आपसे सीखने आया हूँ, मुझे आप सिखा दो और आप जो मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। पैसा, कपड़ा, घर, मकान, जो सुविधा चाहिए आप कहो मुझसे, मैं दे दूंगा। तुम्हें लगता है मैं पैसे या सम्मान के लिए ये सब करता हूँ? ये जंगल मुझे खिलाता है, दवा देता है, मुझे तुम्हारे रुपयों से क्या करना? अरे यार, तो फिर चाहते क्या हो आप? कोई तो चीज होगी जो मैं आपको दे सकता हूँ। मैं तुमसे सिर्फ एक चीज चाहता हूँ, इज्जत। ये ज्ञान हमारे पुरखों का है, तुम उसे सिर्फ अपना फायदे के लिए मत देखो और ले जाके इसका गलत फायदा मत उठाओ। मैंने कब बोला मैं जंगल का गलत फायदा उठा रहा हूँ? अरे आप तो मतलब ये सारी बातें अज्यूम कर रहे हो, मैंने तो बोला ही नहीं। मैं तो ये बात कही नहीं, मैं तो बस सोच रहा हूँ इससे हम लोगों का भला हो और थोड़े और लोगों का भला हो, तो उसका फायदा क्यों ना उठाए। तुम्हारा मन कितना बेचैन है मैं देख सकता हूँ। जंगल सब सुनता है, यही सब सीने में रखता है। तुम अपनी सोच ठीक करो, नहीं तो जंगल तुम्हें अपने तरीके से सबक सिखा देगा। मुझे डर नहीं लगता, ठीक है। ऐसे मेरे को डराने धमकाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी फायदे की बात कर रहा हूँ मैं। कौन सा मैं गलत बात कर रहा हूँ? आखिर दुनिया तो इसी बात पे चलती है ना कि आपका फायदा हो, मेरा फायदा हो, सबका फायदा हो। इसमें गलत बात कौन सी है? तो तुम्हें क्या लगता है ऐसी बातें करके तुम जंगल से अकेले निकल पाओगे? हाँ, रास्ता मैं ढूंढूंगा। पहले भी एक बार रास्ता ढूंढ चुका हूँ, दूसरी बार भी ढूंढूंगा। कौन सी बड़ी बात होने वाली है? आपने ना बस मेरा टाइम वेस्ट किया है, ठीक है। मैं ना बढ़िया जा रहा था। तो जाओ, ढूंढ लो अपना रास्ता, पर ये याद रखना, जंगल हर बात याद रखता है। हाँ जरूर जरूर, मेरे को मत सिखा, ठीक है। और ना जंगल से मैं मस्त निकल सकता हूँ खुद ही, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से जंगल मेरे बारे में क्या सोचे। मैं तो ये सोचता हूँ कि जंगल का मैं फायदा कैसे उठा पाऊँ, और वो फायदा तो मैं उठा के रहूंगा, चाहे आप जो भी कह लो। तुमने जंगल की बहुत बेइज्जती की है, अब तुम यहाँ से जिंदा बच नहीं पाओगे। अब चल चल, पाप को मत सिखा, निकलता हूँ मैं यहाँ से। ये बोल के ऋषि वहाँ से निकल जाता है, पर चलते चलते बेचारे ऋषि पे पेड़ की एक डाल गिरती है और उसकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। जंगल में उसका शरीर पड़े पड़े ठंडा हो जाता है और ऋषि की वहीं पे हमेशा हमेशा के लिए मौत हो जाती है। ना उसका शरीर किसी को मिलता है और ना ही मीरा उसे वापस ढूंढने आती है, और महावीर की कही हर बात सच हो जाती है। नदी के किनारे जलेबी का राज। गांव के छोटे से चौक के बीच में एक पानी की टंकी और उसके एक कोने पर जलेबी सेठ का मशहूर स्टॉल। आज सुबह सुबह बिट्टू वहां आया था, जिसे गांव वाले एक तरह का लोकल हीरो मानते थे, क्योंकि वो हमेशा सबकी मदद करता था। अरे जलेबी सेठ जी, आज बड़ा शांत नजारा आ रहा है, क्या हुआ? जलेबियों के तेवर कम हो गए क्या? अरे क्या बताऊं बिट्टू बेटा, कल से लोग इधर आना ही बंद हो गए। कह रहे हैं जलेबी सेठ की जलेबी खट्टी हो गई है और पेट में दर्द हो रहा है। ऐसी बदनामी पूछो मत बेटा। अरे लेकिन आपकी जलेबियों में तो ऐसी कभी प्रॉब्लम हुई नहीं। पिछले हफ्ते तो मैंने 10 जलेबियां खाई थी एक साथ दबा के, फिर भी मैं एकदम फिट हूँ। बस वही तो प्रॉब्लम है, मैंने नहीं मारी जलेबी में मुट्ठी। मुझे समझ नहीं आता ये अफवाह फैला कौन रहा है। मैं तो रोज वही तेल वही चीनी यूज करता हूँ, पर लोगों ने मानो एकदम बायकॉट कर दिया हो। जलेबी सेठ, हो सकता है कोई आपसे पुरानी दुश्मनी निकाल रहा हो। अपने आस
आसपास के लोगों में पूछ के देखो, किसी से कुछ कुछ बातचीत हुई हो किसी चीज को लेके। ऐसे तो मैं रोज उधार देता हूँ, पर दुश्मनी मुझे नहीं लगता, सबसे बनती है मेरी। बस एक तिवारी जी हैं, वो कभी कभी तंग कर देते हैं। कहते हैं उनकी बीवी को मेरी जलेबी बिल्कुल ही पसंद नहीं। अरे जलेबी से उनको क्या प्रॉब्लम है, वो तो वैसे ही मोटी गेंडी है, उनको कौन रोक सकता है जलेबी खाने से। आप टेंशन मत लो, मैं पता लगा लूंगा असल में चक्कर क्या है। ठीक है बिट्टू बेटा, मैं तेरे भरोसे हूँ, अगर तूने हेल्प कर दी तो सब जरूर ठीक हो जाएगा। बिट्टू जलेबी सेठ को तसल्ली देके तो निकल पड़ता है, पर उसके दिमाग में प्लान होता है। शायद उन्हें पता ही ना हो कि जलेबी सेठ मुट्ठी कि जलेबी सेठ जलेबी में मुट्ठी कि जलेबी सेठ जलेबी में मुट्ठी नहीं मारता है। नदी के किनारे बिट्टू जब जाता है तो बिट्टू को उसके बचपन की दोस्त मुन्नी दिखाई पड़ती है, जो गांव की सारी खबरें रखती है। ओहो बिट्टू, सुबह सुबह इधर कैसे आ रहे हो? मुझे मत कहना नहाने आए हो, तुम इतने साफ दिख रहे हो, जरूर कोई और चक्कर है। अबे मुन्नी, नहाने में शाम को आता हूँ, पहली बात। मैं तो कुछ खबरें लेने आया हूँ। जलेबी सेठ की स्टॉल की बदनामी क्यों हो रही है, पता है तुझे? हाँ रे, कल ही कुछ लोग यहाँ अपने आपस में बैठ के बातें कर रहे थे, कह रहे थे जलेबी सेठ जलेबी में मुट्ठी मारता है। और तो और दूबे चाचा को बहुत तीखी लगी उनकी जलेबियाँ, उनके तो पेट में दर्द हो गया। तिवारी जी को उल्टी हो गई, और डॉली आंटी 3 दिन से अभी भी बाथरूम में बंद है। अब तो सब बोल रहे हैं कि उनकी जलेबी में कोई केमिकल है। केमिकल? अरे यार, जलेबी सेठ तो गाँव में सबसे बेहतर आदमी है, उनसे बेहतर तेल और चीनी को यूज नहीं करता। और रही बात की, तो उनकी उम्र देखी है तुमने? इस उम्र में तो खैर क्या ही बोलूं मैं। हाँ, वैसे सुनने में तो आया है कि तिवारी जी ही हैं जो सबको समझा रहे हैं जलेबी सेठ कोई नया रंग या एसेंस मिक्स करता है जो हेल्थ के लिए ठीक नहीं। तिवारी जी सब लोगों को नदी के पास इकट्ठा कर रहे हैं और यही बोल रहे हैं इन जलेबियों को खाओगे तो नदी के पानी में तुम्हें डूबना पड़ेगा, ऐसा जोक मार रहे हैं। समझ गया, तिवारी जी चालाक हैं। शायद उनको ये चाहिए कि लोग उनकी दुकान से खरीदना शुरू करते हैं, और इतने में बेचारे जलेबी सेठ का बिजनेस डूब रहा है। मैं उनके पास जाता हूँ और पूछता हूँ, पर पहले ये बताओ, तुमने जलेबी सेठ की जलेबी खाने के बाद कोई आसार महसूस किए हैं क्या? मैं तो रोज 1-2 जलेबियां खाती रहती हूँ, तब भी अपना फिगर मेंटेन करके रखती हूँ, एकदम ठीक हूँ। मेरे हिसाब से तो तिवारी जी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। अबे जाना यार, तू फालतू बातें कर रही है, पर तेरा पॉइंट तो सही है। मुझे भी लग रहा है कि तिवारी जी ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। चल मैं देखता हूँ जलेबी सेठ के नाम पे कीचड़ उछालने से ऐसा क्या मिल रहा है तिवारी जी को। बिट्टू अब तिवारी जी के पास जाता है। जाते जाते वो सोच रहा होता है कि ऐसा भी क्या हो गया होगा तिवारी जी के लिए जो उनको जलेबी सेठ के नाम पे कीचड़ उछालना पड़ा। तिवारी जी प्रणाम, सुन रहा हूँ जलेबी सेठ की जलेबियों के खिलाफ आप कोई नई थियरी पेश कर रहे हो, ये सब कैसे हो गया? अरे बिट्टू बेटा, ये कोई थियरी नहीं है, सच्चाई है सच्चाई। जलेबी सेठ की जलेबियां अब पहले जैसी नहीं रही, सब बीमार पड़ जा रहे हैं। तुम ही देख लो, डूबे चाचा, डॉली आंटी सब बोल रहे हैं पेट खराब हुआ। अरे तिवारी जी, आप खुद खा के देखिए उनकी जलेबियां, आपको लगी कोई प्रॉब्लम? नहीं, मैं कैसे खाऊंगा, मैं उनके स्टॉल के पास ही नहीं जाता हूँ, मैं तो दूर से ही रहता हूँ। उनकी जो वहाँ पे स्टॉल की खुशबू होती है ना, मुझे उस चीज से एलर्जी है। और वैसे भी मैं गांव का सबसे विश्वासवर्दी वकील हूँ। देखिए तिवारी जी, मैं कोई झगड़ा करने नहीं आया हूँ, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि आप ये अफवाह क्यों लोगों में फैला रहे हो। मुन्नी ने मुझे बताया कि आप नदी के पार सबको बोल रहे हो कि जलेबी सेठ की जलेबियां में कुछ केमिकल मिला है। क्या आपके पास कोई सबूत है? अरे सबूत लोगों के पेट दर्द के तकलीफ में दिख रहा है, उससे और ज्यादा सबूत क्या चाहिए? ये सब एक्सीडेंटल नहीं हो सकता। मेरी मानो जलेबी सेठ की जलेबियां ऐसी खराब होती हैं। तो आपके कहने का मतलब है लोग अगर मूंगफली ज्यादा खा लें और पेट में दर्द हो जाए तो आप तो कहोगे मूंगफली में भी केमिकल मिला हुआ है। ये सब पर्सनल नाराजगी तो नहीं? पर्सनल नाराजगी? तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले? मैं तो बस सबको ध्यान दिला रहा हूँ ये बात, अगर उनको जलेबी खाने से कुछ हो गया तो जिम्मेदारी मेरी होगी। और वैसे भी उनके स्टॉल के पास कूड़ा वूड़ा होता है, गाँव में सफाई थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए ना। देखो तिवारी जी, मैं आपको आराम से समझा रहा हूँ, अगर आपके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं तो ऐसे रूमर मत फैलाया करो। जलेबी सेठ का रोजगार बंद हो रहा है, वैसे ही बेचारा गरीब है, 2 वक्त की रोटी उससे बनती नहीं, जलेबी का स्टॉल ही तो लगाता है, उस बेचारे से दुश्मनी करके क्या फायदा। देखो तिवारी जी, आप जो कर रहे हो काफी गलत है, और अगर यही चलता रहा तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। ठीक तो बताएगा मेरे लिए क्या ठीक है? अबे तेरे जैसे 100 देखे हैं मैंने, उन सबको लाइन पे आता हूँ मैं। क्या लेगा तू? तिवारी जी, मैं बता रहा हूँ, आपका जो काम वाली के साथ अफेयर चल रहा है ना, वो पब्लिक कर दूंगा मैं, सब जान जाएंगे। अरे तुम कैसे मुझ पे एलिगेशन लगा रहे हो? ऐसा तुम्हें क्या लगता है मैं काम वाली के साथ चक्कर चल रहा है मेरा? नहीं नहीं तिवारी जी,
वो तो रात के 3-3 बजे आपके पास अपने दिल की भलाई के लिए आती है ना। तो तुम्हें कैसे पता चला? जी आजकल का जमाना कैमरे से भरा है और आपका कैमरा तो मैंने स्पेसिफिकली हैक करके रखा है, मुझे सब दिखता रहता है। तो कल चुपचाप आ जाना जलेबी सेठ की दुकान के बाहर और वहाँ बता देना कि उसकी जलेबियाँ एकदम सही हैं, वरना आपका एमएमएस एक बार में लीक हो जाएगा। अगले दिन बिट्टू स्टॉल पे चलते हुए जाता है और वहाँ पे जलेबी सेठ, तिवारी जी और मुन्नी वहीं खड़े रहते हैं। गाँव वालों, मैं पहले तो ये बताना चाहूंगा कि कल ही मैं 10 जलेबियां खा के आया हूँ और मैं तो अभी भी एकदम ठीक हूँ। तो ये बात तो पक्की है कि जलेबी सेठ की जलेबियां एकदम ठीक है और उनमें कोई मुट्ठी की मिलावट नहीं है। बात रही तिवारी जी की, तो तिवारी जी अब क्या बोलना चाहते हो आप? अरे तो एक आदमी से क्या होता है, शायद तुम्हारे पेट का काम करने का तरीका अलग हो, क्या पता तुम्हें प्रॉब्लम ना हुई बाकी लोगों को प्रॉब्लम हो गई हो शायद। अरे तिवारी जी आप ही बताइए, डॉली आंटी और दुबे चाचा को पेट दर्द कब हुआ था? हाँ वो डॉली आंटी को 3 दिन पहले से फीवर था। अच्छा तिवारी जी आप ये बताइए, डॉली आंटी एंड दुबे चाचा को पहले से कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? हाँ डॉली आंटी को 3 दिन पहले से ही फीवर था और दूबे चाचा का पेट दर्द पहले से ही चल रहा था, पर वो हल्के फुल्के बीमार थे। अच्छा तो जो चीज है, ये बात आपने लोगों को बताई क्यों नहीं कि वो लोग पहले से बीमार थे, मेरी जलेबी खाने के बाद बीमार नहीं पड़े हैं? जलेबी से प्रॉब्लम हुई है या पहले से प्रॉब्लम थी? अरे मैं तो बस सोच रहा था क्या पता जलेबी से प्रॉब्लम हो गई हो, मुझे तो लगा जलेबियों में ही प्रॉब्लम है। बस बस तिवारी जी, ये सब आपका एक गेसिंग गेम था। आपकी एक अफवाह ने जलेबी सेठ के सारे कस्टमर्स को भगा दिया। मतलब आपके झूठे कस्में वादों ने एक परिवार की रोजी रोटी खतरे में डाल दी। जो लोग नदी किनारे बैठे थे, मजाक उड़ा रहे थे, अब उन सबको सोचना चाहिए जलेबी सेठ की जलेबियों में कोई जहर या मुट्ठी नहीं। सेठ जी सॉरी यार, मैं बस सोच रहा था कि उन सबको बीमारी हो रही है, शायद मैंने थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया। अरे तिवारी जी रहने दो, गलती तो सबसे होती है, लेकिन एक चीज याद रखना, अफवाह फैलाना सबके लिए रिस्की होता है, गांव की शांति बिगड़ जाती है, शांति जैसे आपकी काम वाली। अरे बस बस, सब अभी बता दोगे क्या? बेटू तूने कहा था तो ये बात किसी को नहीं बताएगा। डोंट वरी तिवारी जी, आपका सीक्रेट हम सबके साथ सेफ है और थोड़ी बात फैल भी जाए तो कौन कुछ बोलने वाला है। वैसे भी अब तो सब ठीक ही हो गया, गाँव वाले भी मान गए कि जलेबी ठीक है, तो अब किस बात से प्रॉब्लम है? रिलैक्स करो तिवारी जी, अब जिंदगी के मजे लो, कहीं आपका सही में पेट ना खराब हो जाए। सब लोगों में हंसी फैल जाती है, गाँव में सब कुछ ठीक रहता है और बिट्टू और मुन्नी की 2 साल बाद शादी हो जाती है और शादी के 2 साल बाद बिट्टू आत्महत्या कर लेता है। तो ऐसे ही गाँव वालों की तरह हम सब भी खुश रहे। मर गया फूफा। एक छोटी सी बैठक में सब लोग खड़े होते हैं। फूफा जी की फोटो कोने में टंग रही होती है और उसके अराउंड एक फूलों की माला होती है। रूम में सिर्फ 3 लोग होते हैं, चाचा जी, बिट्टू और रघु। मुन्नी जो घर की एक इकलौती औरत होती है, चाय बनाने के बहाने दूसरे कमरे से सब सुन रही होती है। हवा में टेंशन होती है। हाय फूफा जी, क्या ट्रेजिक मौत मरे हैं, एक कुत्ता, एक समोसा और एक आर्ग्यूमेंट, कौन सोच सकता था? अरे चाचा जी प्लीज डिटेल में बताओ, ये कुत्ते वाला सीन क्या है? क्या बताऊं बेटा, वो पड़ोसी का कुत्ता बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो गया था। तेरे फूफा जी जो बस अपनी मॉर्निंग वॉक पे गए थे, उस कुत्ते को देख के पागल हो गए। बोला तेरा मालिक बेवकूफ है क्या, तुझे चेन पे नहीं रखता? तो कुत्ते ने क्या बोला? तो फिर कुत्ता भौंकने लगा। हाँ कुत्ता तो भौंकेगा ही, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि फूफा जी ने उस कुत्ते को शांत करने के लिए समोसा देने की कोशिश की। अरे कुत्ते को समोसा कौन देता है? वही तो, उस कुत्ते ने समोसे को रिजेक्ट किया और फूफा जी को काट लिया। क्या ट्रेजिक सीन है। इसी बात से उनकी मौत हो गई। नहीं नहीं, ये तो बस शुरुआत है। फूफा जी को लगा था कि इम्पोर्टेड साबुन से चोट को धोएंगे तो सारा खून ठीक हो जाएगा, बस सोप से इतने में ही उनको इन्फेक्शन हो गया और तेरे फूफा जी गुजर गए। एक मिनट एक मिनट, तो फूफा जी को कुत्ते के काटने की वजह से मौत हुई नहीं है, फूफा जी को नकली साबुन लगाने की वजह से मौत हुई है। अरे सोप इन्फेक्शन थोड़ी ना रोक सकता है। बस वही तो गलती कर दी फूफा जी ने, अपने साबुन पे ज्यादा ही भरोसा कर लिया और तेरे फूफा जी तो है ही एक नंबर के ढीठ। अब भला कौन बताता उन्हें डॉक्टर के पास जाने के लिए। पर ये जो फूफा जी की मौत हुई है ना, कुछ गड़बड़ तो लग रही है। समोसे और कुत्ते के चक्कर में भला कौन जाता है? एक तरफ कुत्ता, एक तरफ समोसा और फूफा जी बीच में। मतलब ये तो पूरा क्राइम थ्रिलर लग रहा है मुझे। वैसे एक बात बताओ, फूफा जी को लगा क्या था? कुत्ता उनका समोसा खा लेगा तो चुप हो जाएगा? ये मजाक करने का टाइम नहीं है रघु, तुम्हें पता है ना फूफा जी कितने इज्जतदार आदमी थे। उन्होंने तो बस कुत्ते को शांत कराने के लिए समोसा खिलाने की कोशिश की। हाँ, और कुत्ता बोलता, हाँ मैं तो शांत हो जाता हूँ, शांत और मैं, मुझे बस 2 काम आते हैं, भौंकना और काटना। भौंक मैं चुका हूँ और काटने में जा रहा हूँ। लेकिन भाई बात तो यही है, अगर उनके हाथ में समोसा नहीं होता तो वहाँ गड़बड़ नहीं होती।
मैं तो कहता हूँ समोसे की एलर्जी से मरे हैं फूफा जी। तभी वहां से मुन्नी आ जाती है। मैं भी कब से यही कह रही थी रघु, फूफा जी जरूर आलू वाले समोसे की एलर्जी की वजह से मरे हैं। मुन्नी बस करो, एलर्जी अगर होती फूफा जी को तो भला वो 2 समोसे रोज के कैसे खा लेते? वही तो प्रॉब्लम है, रोज खाते थे तो एलर्जी धीरे धीरे करके डेवलप हो गई। भाई सिंपल साइंस है ये। और तू तो बड़ा आइंस्टाइन का चुप्पा आया है यहाँ पे। ए गाली मत दे, ठीक है? साइंस मेरी वीक है तो क्या हुआ, ह्यूमैनिटीज में टॉप मारता हूँ ना। हाँ जरूर, नीचे से। 1 घंटे बाद मुन्नी चाचा जी के पास चाय लेके जाती है। सबका फोकस अभी भी फूफा जी की लेगेसी पे शिफ्ट हो जाता है, स्पेशली उनके इम्पोर्टेड सोप कलेक्शन पे। वैसे एक बात बताओ यार, फूफा जी थे तो साबुन के शौकीन, अब उनके सोप कलेक्शन का करना क्या है? जर्मनी के सोप, फ्रांस के परफ्यूम, ये सब तो कूड़े में ही जाएगा। अरे वो सोप उनका शौक था और कोई उस पर हाथ नहीं लगाएगा। अरे सोप की बात हो रही है भाई, फूफा जी के साबुन से अगर गरीबी दूर होती ना तो हम तो कब के अमीर हो चुके होते। मैं तो कह रही हूँ सोप को संभाल के रखो, कम से कम बंटी दिन के 2 बार हाथ तो धो लेगा खाने के पहले। मुन्नी सही कह रही है वैसे, बंटी तो बाद भी हाथ नहीं धोता है। अगले दिन चाचा जी आते हैं और एक बार पूरा केस क्लियर करना चाहते हैं। देखो एक बात तो क्लियर है, ये कुत्ते का कांड सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। फूफा जी बस समोसे का प्यार बढ़ाना चाहते थे, कुत्ता वो प्यार समझ नहीं पाया और फूफा जी को काट के उनको मृत्यु के घाट भेज दिया। अरे कुत्ता कैसे समझता, उसने भी बोला होगा भाई मुझे डॉग फूड चाहिए, समोसे से मेरा काम नहीं होने वाला। हाँ तो तुम्हारे फूफा जी दिमाग पे थोड़े कमजोर थे पर इंसान वो अच्छे थे। तो अब क्या हम उस कुत्ते को भी फैमिली बिल में ऐड कर दे क्या, उसे भी पैसे दें हम लोग? वैसे गलत आइडिया नहीं है तुम्हारा, आखिर तुम्हारे फूफा जी को ऊपर पहुंचाने वाला था तो कुत्ता ही, उससे भी थोड़े पैसे तो मिलने ही चाहिए। अब भला विलेन की भी थोड़ी इज्जत होनी चाहिए ना। भाई मतलब कुत्ता हमारा रिलेटिव बन जाएगा, जितना तुझे और मुझे मिल रहा है उतना इस कुत्ते को भी मिलेगा। भाई ये लॉजिक नहीं बेवकूफी वाली बात है। मैं तो कहता हूँ कुत्ता जाके अपनी मुझे उससे फर्क ही नहीं पड़ता। तभी बाहर से कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है, सब एकदम फ्रीज हो जाते हैं। अरे ये आवाज कुत्ते की लग रही है। हाँ लग तो ये कुत्ते की रही है, लगता है ये साइन है। कैसा साइन? अबे कुत्ते को इतना गाली दे रहा था, कुत्ता तेरे को मारने आ गया भाई। फूफा जी की आत्मा हमसे कुछ कहना चाहती है, शायद अपॉलॉजी मांग रही है। चाचा जी सॉरी, अगली बार से हम लोग कभी कुत्ते का मजाक नहीं उड़ाएंगे और आपके समोसे का तो बिल्कुल नहीं। और आपकी साबुन का कलेक्शन तो बेस्ट के भी ऊपर है, सुपर के भी ऊपर है। तभी दरवाजे पे मुन्नी आती है और सबका डर गायब हो जाता है। रिलैक्स करो सब लोगों, उस कुत्ते को यूथनाइज किया जा रहा है। यूथनाइज मतलब कुत्ते को मारा जा रहा है? अबे मारा नहीं, सुलाया जा रहा है, हमेशा हमेशा के लिए। भाई कुत्ते को सुलाने का एक प्रॉब्लम हो सकती है, अगर वो ऊपर जाके फिर से फूफा जी को मिल गया तो इस बार तो बिल्कुल फूफा जी को छोड़ देने वाला है। अरे धरती पे नहीं छोड़ा था, कुत्ते ने धरती पे एक बार तो काट लिया, अब आसमान में जाके फिर से फूफा जी की खा जाएगा। जिंदगी में कुत्तों को भौंकने देना चाहिए और साबुन को संभाल के रखना चाहिए। पर सबसे जरूरी बात, प्रॉब्लम का ब्लेम शराब, कुत्ते या समोसे पे डालने के बजाय कभी कभी अपनी गलती मान लेनी चाहिए।